चलो देखो यहाँ पेज नंबर कैसे 13 से ना। पेज नंबर 13 स्टार्ट करने के पहले कुछ यहाँ देखो। मान लिया जाए कि हमको निकालना है एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। एरिया ऑफ ये हमारा हेमीस्फीयर, क्या निकालना है इसका एरिया, जिसका रेडियस कितना है आर, और ये है हमारा हेमीस्फीयर। हम इस हेमीस्फीयर का वक्त पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, एरिया ऑफ कर्व सरफेस, एरिया ऑफ 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग मानते थे कि इसका रेडियस तो आर है, ये है भाई, यहाँ से ले कितना एंगल पर, थीटा एंगल पर। थोड़ा सा नीचे दिखाते हैं ताकि साफ पता चलेगा, अगला कुछ करेंगे इसमें। तो यहाँ से थीटा एंगल पर हमने एक एलिमेंट काटा, कितना वाला, डी थीटा वाला। तो डी थीटा वाला जो एलिमेंट हम काटे हैं, यहाँ पर क्या बनेगा, एक रिंग की तरह, सही नहीं? क्या बनेगा, एक ही रिंग की तरह। तो एक हो गया क्या हमारा, एक रिंग। ये हमारा क्या है, रिंग है। तो ये रिंग का क्या निकालेगा, पहले क्षेत्रफल। ऐसे से ढेर सारे रिंग होंगी, सही कि नहीं? तो इसका चौड़ाई हुआ आर डी थीटा, आर डी थीटा आएगा ये। ई दूरी कितना हुआ आर, आई कोण, तो ई वाला भी कोण, समझ आ रहा है कि नहीं? तो ई वाला आर कॉस थीटा, आर सही की गड़बड़, ई आर तो वाला आर, आई वाला आर, चल ठीक। तो उस रिंग का एरिया कितना होगा, 2 पाई आर कॉस थीटा आर डी थीटा। 2 पाई आर कॉस का परिधि हो गया, और जो उसका मोटाई हो गया, का इंटीग्रेशन 0 से 90 तक, सही कि नहीं? जो रिंग सबसे नीचे होगा वहाँ थीटा का मान 0 होगा, जो रिंग सबसे ऊपर जाएगा वहाँ थीटा का मान। तब यहाँ से आया था 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा 0 से 90 तक बराबर 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? अब आते हैं पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 में पहले पढ़ना हो प्लेन एंगल। कौन एंगल है? प्लेन एंगल रेडियन। पढ़ने क्या ऐसा पहले पढ़ाया जा रहा है प्लेन एंगल, इसका मापने का मात्रक रेडियन। फार्मूला थीटा बराबर एल बाई चाप की लंबाई एल, आई रेडियस आर, थीटा, थीटा बराबर आर, सही कि नहीं? इसमें एक बात समझाया गया कि जैसे कि देखो भाई, चाप को बड़ा भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ले लो चाप L1, यहाँ पर त्रिज्या मान लो R1, यहाँ पर चाप ले लो L2, यहाँ त्रिज्या मान लो R2, यहाँ चाप ले लो L3, यहाँ से यहाँ त्रिज्या मानो R3। क्या सबका सेम ही आंसर आएगा? L1 बटा बराबर L2 बटा बराबर L3 बटा बराबर थीटा। ये प्लेन एंगल थीटा बराबर L बाई आर रेडियन। फिर लिखाया गया है कि एक सर्कल अपने सेंटर पर कितना एंगल बनाते हैं, 2 पाई रेडियन। तो बताए हैं कि थीटा यहाँ पर निकालेंगे तो पूरा थीटा हो गया 2 पाई आर बटा आर, थीटा बराबर, बोले कि नहीं, एल बटे आर, एल हो गया 2 पाई आर। इस सर्कल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो आर से आर फिर कटता था तो थीटा बराबर 2 पाई रेडियन। हम लोग बोलते थे कि सर्किल ही नहीं, कोई भी क्लोज सरफेस, कोई भी क्लोज लाइन ले लीजिए, कोई भी क्लोज लाइन ले लीजिए, 5 को लीजिए, 6 को लीजिए, उससे कोई लेना देना नहीं है। सभी अपने सेंटर पर कितना एंगल बनाते हैं, 2 पाई रेडियन, 360 डिग्री। कोई भी आर्बिट्ररी शेप का, किसी भी शेप का कोई एक लाइन क्लोज हो जाए, यहाँ पर सेंटर पर कितना एंगल बनेंगे, 2 पाई, ये बात दिखाएगा। फिर नीचे लिखा है वैसा फॉर्मूला जो पीछे पढ़ा था, मैंने पढ़ा था बेसिक में, एक है इसका रेडियस आर है, ये भी रेडियस आर है, थीटा का मान बहुत छोटा है, चाप की लंबाई भी बहुत छोटा होगा, इतना छोटा कि देखने में बहुत सीधा लगेगा कि कौन कई डिग्री, ये
एक समकोण त्रिभुज की तरह काम करेगा। थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोला जाएगा, 90 के सामने वाले को हाइपोटेनस और इधर वाला को बेस। क्योंकि फार्मूला होता है थीटा बराबर एल बाई आर। लेकिन इस ट्रायंगल के हिसाब से हम लोग फार्मूला निकालते थे साइन थीटा बराबर पी बाई ए मतलब फिर से एल बटे कॉस थीटा बराबर बी बाई ए मतलब आर बटे आर और टेन थीटा बराबर एल बाई बी मतलब कि एल बटा आर बी बाई बी एल बटे आर बराबर थीटा और इसका मतलब 1। वैसा बात समझाया गया थीटा का मान जब बहुत छोटा होगा तो साइन थीटा बराबर थीटा बराबर थीटा और कॉस थीटा बराबर। ये हो गया हम लोग का प्लेन एंगल। अब है किसके बारे में? सॉलिड एंगल के बारे में। ध्यान सुनिए, अब पढ़ाया होगा सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल का मात्रक हुआ था अस्टेरेडियन। तो इसके बारे में कहानी सुनाया गया था ऐसा वाला, लेकिन इसका सरफेस है, इसका एरिया मान लो कितना है ये, आई दूरी कितना है आर। कि आर जो दूरी है ना इस सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तब यहाँ जो एंगल बनता है इसे बोलते हैं हम लोग सॉलिड एंगल। इसको लिखा गया फाई से ओमेगा इसे लिखा गया है हाँ, क्योंकि फाई तो कोलैप्स हो जाएगा तो फाई आ जाएगा। तो फाई बराबर लिखा गया डी ए बटा आर स्क्वायर, डी ए बटा अस्टेरेडियन। वास्तव में डी ए क्या है सुन लीजिए, डी ए है उस सरफेस का एरिया जो आर के परपेंडिकुलर है। वास्तव में डी ए क्या है? उस सरफेस का, उस प्लेन का एरिया जो आर के वाला प्लेन आर क्या है परपेंडिकुलर है। ये जो एरिया है जो प्लेन है आपका आर के परपेंडिकुलर, हाँ, उस प्लेन का एरिया जो आर के परपेंडिकुलर है। इसमें लिखा हुआ है कि नहीं? इसमें तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन कभी जब पीछे पढ़ेंगे ना स्टेरेडियन तो ये बात लिखाया गया होगा कि जो एरिया ऑफ द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू आर, एरिया क्या है? एरिया ऑफ द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू आर, आर के परपेंडिकुलर जो प्लेन है उसका एरिया होता है अब बटे आर का स्क्वायर लिखा हुआ है। हाँ बगल में देखो लिखा है ना, तो ओमेगा बराबर डी ए बटा आर स्क्वायर। डी ए क्या है? परपेंडिकुलर एरिया। डी ए क्या लिखा हुआ है? हाँ नैना पति वाला फिगर में है लिखा हुआ, परपेंडिकुलर एरिया है। अब इसमें एक बात और समझना, ध्यान सुनिए। हम बताए होंगे ये सब बात, ये सब पीछे हो चुका है कि मान लो कोई एरिया ऐसे काट दिया, कोई एरिया को ऐसे कट किया, तो अगर ये एरिया मान लिया जाए कि ए है, कितना है? डी ए माना गया, कितना माना गया? डी ए। तो ई एरिया अगर डी ए है तो ई डी ए थोड़ा नहीं आर के परपेंडिकुलर होगा, इसके परपेंडिकुलर ही नहीं आएगा। हम लोग पढ़े किसी भी सरफेस का एरिया उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। किसका एरिया का डायरेक्शन इधर होगा ना, ऐसे का डायरेक्शन इधर होगा डी। तो डी ए और एक लाइन में आ रहे हैं कि नहीं? यहाँ पर डी और एक लाइन में नहीं आ रहे हैं। तो हम लोग बताए कि यहाँ पर इस एरिया का दो कंपोनेंट होगा, एक इधर होगा और एक इधर होगा। और ई कोण हम लोग कितना मान लिए हैं? थीटा। तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक डी ए कॉस थीटा और डी ए। तो आर के परपेंडिकुलर कौन हुआ? ऐसा नहीं, देखो आर के से पैरेलल है डी ए कॉस थीटा, आर के पैरेलल ही एरिया का डायरेक्शन है, लेकिन ये जिस एरिया का डायरेक्शन है वो वाला प्लेन तो होगा इसके परपेंडिकुलर, ठीक है? आर के परपेंडिकुलर वाले प्लेन का एरिया, आर के परपेंडिकुलर वाला एरिया नहीं, आर के परपेंडिकुलर वाले प्लेन का एरिया है। तब यहाँ से बताया गया कि जो एंगल आएगा ओमेगा बराबर होगा डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर अस्टेरेडियन में। तो क्लियर हो गया। फिर इसी पर एग्जाम्पल लेके बताए थे उस समय भी आपको ऐसा एग्जाम्पल देते हम कि मान लो कि गुथा हुआ मतलब मिट्टी या गुथा हुआ आटा है,
और उसमें हम इस तरह का एक धागा लेकर के यहाँ लकड़ी बांध दिए और इस पर गूथा हुआ क्या कर दिए, मिट्टी पूरा डाल दिए और इसमें हम कुल्फी को डालना शुरू किए चारों तरफ से। समझाते कि नहीं? ऐसे इस तरह से कुल्फी डालना शुरू किए तो मान लो जाए कि कितना 500 कुल्फी इसमें एडजस्ट हो गया, सही कि नहीं? तो हर एक कुल्फी का कहानी ऐसा होगा, हर एक कुल्फी अपने सेंटर पर कौन बनाएगा, DA बटा। तो ऐसा कैसा कुल्फी है 500, यहाँ सेंटर पर कुल कौन कितना बनेगा 500 DA बटा R²। लेकिन ये 500 DA जो एरिया आएगा गोला के बक पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा, सही कि नहीं? गोला का कर्व सरफेस एरिया आएगा, क्योंकि चारों तरफ से ना कुल्फी डाला हुआ है तो बाहर में तो खाली DA दिख रहा है गोला का सतह पर। जो मिट्टी वाला गोला बनाया था इस पर क्या दिख रहा है सर, DA कई बार 500। तो 500 DA मिलके ही बनाना गोला का सरफेस, तो गोला का कुल सरफेस एरिया बराबर 500 DA। तो 500 DA बटा R² बराबर 4 पाई R² बटा R², क्योंकि 500 DA हो गया गोला का क्षेत्रफल होता 4 पाई, तब यहाँ से आता 4 पाई रेडियन, 4 पाई रेडियन। तो हम लोग पढ़े थे कि हर एक गोला अपने सेंटर पर कितना कोण बनाते हैं, हर एक गोला ही नहीं हर एक क्लोज सरफेस, हर एक इस तरह इसके पहले पढ़े थे कि हर एक क्लोज लूप, इसके पहले क्या पढ़ा हुआ था, हर एक क्लोज लूप अपने सेंटर पर 2 पाई रेडियन का कोण बनाते हैं। उसी तरीका से हर एक क्लोज सरफेस अपने सेंटर पर 4 पाई रेडियन का कोण बनाते हैं। इस कहानी में गोला के बारे में चर्चा है कि गोला के सेंटर पर 4 पाई रेडियन। एक घन के बारे में बताया गया है कि घन के सेंटर में कितना बनेंगे 4 पाई रेडियन। फिर ये बताया गया है कि किसी भी शेप का कोई अगर क्लोज सरफेस है तो भी उसके सेंटर में कितना कोण बनेगा 4 पाई रेडियन। ये एक टॉपिक हो गया रेडियन और अस्टे। रेडियन वाला सब पीछे पढ़ा हुआ वही सब रिपीट हुआ अभी तक। अब यहाँ से समझिएगा बात, लिखा गया है कि एक स्फीयर है, एक क्या है, हाँ एक क्लोज सरफेस है जिसके अंदर में कितना चार्ज है Q, कितना चार्ज है, हाँ सेंटर पर है, सेंटर कितना चार्ज है प्लस, और प्लस Q चार्ज से यहाँ पर एक इस तरह का सॉलिड एंगल बनाया गया। क्या बनाया गया, हाँ वास्तव में ये कुल्फी की तरह है यहाँ पर, सही कि नहीं, ऐसे है ही। यहाँ पर मान लो कोण कितना बन रहा है ओमेगा, माना गया है, क्या है माना गया है कि यहाँ पर कोण कितना बन रहा है ओमेगा। तो बताओ कि इस सरफेस के चलते फ्लक्स का मान क्या हो, सही कि नहीं, इस सरफेस के चलते फ्लक्स का मान, क्योंकि हमें पता है कि पूरा एंगल कितना बनता है 4 पाई और पूरा फ्लक्स कितना होता है इसका मतलब 4 पाई रेडियन जब कोण बनता है तो फ्लक्स बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट आता था। तो एक रेडियन में कितना आएगा 4 पाई एप्सिलॉन, तो ओमेगा रेडियन में Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, मतलब इस कहानी का पूरा जड़ कौन है। अगर हम ओमेगा का मान निकालने के लिए सीख जाएं तो हम लोग फ्लक्स का मान आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब कहानी आगे बढ़ा कि ओमेगा का मान कैसे निकाल लिया जाएगा। लिखा कहानी ओमेगा का, ओमेगा का मान कैसे निकाला जाएगा। अब ओमेगा का मान निकालने के लिए त्रिज्या तो चेंज होने वाली बात है नहीं, हमें क्या चाहिए इसका एरिया, हमें क्या चाहिए इसका एरिया। यही एरिया हमें एरिया अब बटे R², ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा एरिया बटे ई वाला सरफेस का एरिया चाहिए, अरे तो R है ये है, दूरी सब क्या होगा R, तो एरिया बटे R इसका बराबर ओमेगा होता है नहीं। तो मेन कहानी क्या निकालना एरिया। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ अगर हम यहाँ से बनाते ऐसे बनाते सॉलिड एंगल तो और बड़ा एंगल बनता कि नहीं, इतना बड़ा एंगल बनता। अगर हम यहाँ से बनाते तो और बड़ा 2 पाई, कितना बनता 2 पाई। ध्यान समझिएगा इस कहानी में। तो अगर हम यहाँ से एरिया निकालना चाहते हैं, कहाँ से, यहाँ से, यही कहानी नहीं खाली पलट के लिखा, सही कि नहीं। अगर हम यहाँ से एरिया निकालना चाहते हैं तो इंटीग्रेशन किए हम लोग 0 से कहाँ तक 90 तक, 0 से 90 तक। ध्यान सुनिएगा,
इसी फिगर को फिर से लिख रहे हैं हम। अभी हम बता रहे थे कि अगर यहाँ से एरिया निकालना है इसका बात हो रहा था ना अभी, इसका बात हो रहा है। तो हमने यहाँ से माना था थीटा एंगल पर कितना आएगा, डी थीटा। ऐसे पढ़ा हुआ कि नहीं, आई थीटा का मान 0 से कहाँ तक गया था, 90। लेकिन इस बार इतना का नहीं निकालना, हमको इतना ही का निकालना है, तो कहानी यहाँ से शुरू हो गई। सही कि नहीं, ध्यान सुनना। और ई एंगल कितना माना गया है, तो क्या ई एंगल होगा अल्फा, तो ये एंगल होगा 90 माइनस अल्फा। तो क्या हम कह सकते हैं कि 90 माइनस अल्फा से इंटीग्रेशन कर दो 90 तक, सही कि नहीं, याद है कि नहीं। अभी इंटीग्रेशन हम लोग कहाँ से किए थे, 0 से 90 तक, पूरा अर्थ गोला करने निकल गया भाई। इतना हमको निकालना नहीं है, हमको बस निकालना है, ध्यान से समझिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का यही एरिया नहीं चाहिए हमको, ये एरिया हमको नहीं चाहिए। जबकि ई एंगल कितना है, ई एंगल कितना हुआ 90 माइनस, जो इंटीग्रेशन हम 0 से कहाँ तक कर रहे थे, अब कहाँ से शुरू करेंगे, 90 माइनस कहाँ तक, 90 तक, 90 पर 90 माइनस अल्फा से 90 तक, जैसे 0 से लेके 90 तक, और उसी 90 में अल्फा से कहाँ तक, तो कर लेते हैं 90 माइनस अल्फा से 90 तक। सही है ना कि नहीं, तो कर लो, कितना आया, बोलिए 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा का साइन थीटा, यहाँ 90, यहाँ 90 माइनस साइन 90 और साइन 90 माइनस अल्फा मैंने कॉस, हेलो 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस। सही कि नहीं, एरिया निकालने का फॉर्मूला हो गया, समझ आया कि नहीं। 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस, हमारा थोड़ा एरिया चाहिए, हमको चाहिए ओमेगा, तो आर स्क्वायर से डिवाइड करें। इसमें आया कि नहीं आया, इसमें थोड़ा अलग ढंग से किया हुआ है, लेकिन ये आपको ज़्यादा समझ चले, है कि नहीं, क्योंकि काम एक बार करवाया था ना बेसिक में, जब इंटीग्रेशन पढ़ा रहे थे एरिया निकालने वाला, तो करवाया गया था। बस खाली यहाँ से एरिया नहीं निकाल के यहाँ से एरिया निकालना है, तो यहाँ था 0 तब 90, अब यहाँ पर हो गया 90 माइनस अल्फा, तो 90 माइनस अल्फा से लेकर के 90 तक, तो यहाँ पर भागा देंगे किससे, आर स्क्वायर से, किससे भागा देंगे, आ जाएगा 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। ये किसका फॉर्मूला निकला, ओमेगा का, किसका निकला, जिसमें अल्फा क्या है, प्लेन एंगल, जबकि ओमेगा क्या है, सॉलिड एंगल। एक रिलेशन है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, सही कि नहीं। तो हम लोग आपके बाद से ओमेगा को याद करेंगे, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा, जहाँ अल्फा जो एंगल है पूरा एंगल नहीं, बीच वाला एंगल। जैसे मान लो किसी सरफेस है, यहाँ पर बात करना है, यहाँ पर कितना है, यहाँ बन रहा है, ये होगा अल्फा ना, पूरा एंगल कितना बन रहा है, यहाँ 2 अल्फा, पूरा कितना यहाँ 2 अल्फा, लेकिन लेना क्या हम लोग को, अल्फा। इससे क्या निकल जाएगा हम लोग का, ओमेगा। फिर ओमेगा का मान यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या निकल जाएगा, फ्लक्स, सही कि नहीं। ओमेगा का मान यहाँ पर क्या निकल जाएगा, फ्लक्स। तो मेन फॉर्मूला याद करना हम लोग को, सॉलिड एंगल बराबर 2 पाई इंटू 1 माइनस अल्फा, जहाँ अल्फा क्या है, प्लेन एंगल, वो भी कहाँ, आधा वाला, पूरा प्लेन एंगल नहीं, हाफ है नहीं, हाफ। उलटिए, कल कहाँ लगे सुबह, तुरंत रिसु है ना कि शिशु, रिसु के शिशु,
ऋषु भैया कुछ बोलने हंसना बना है। क्या ऋषु भैया 15 अगस्त पर कुछ बोल सको है कि नहीं? कुछ को है धीरे धीरे बोल, पागल आराम से बोल, तेज में नहीं बोलना है, धीरे तेज तो अपने बोल ले, है कि नहीं? धीरे धीरे बोलना तो बोल। ये जड़ी सुधरे वाला अभी हम कौन बात पूछे पहले कि पहले बोलना है नहीं, उतना तेज हम नहीं। सुधार जो कुछ आगे काम आए, खाली दिमागवा रहेगा नहीं, सब नहीं काम आएगा नहीं, तो भैंसे चला के बात बराबर होगी। पढ़ लिख आदमी चोर नहीं बन गए। ये तो कॉमर्शियल पढ़ाई बोलते नहीं, कॉमर्शियल पढ़ाई कमाने खाने वाला, जीने के लिए अन्ना हजार वाला पढ़ाई पढ़ी, पढ़ाई है नॉलेज नाम है कि नहीं? पढ़ लिख के नाम कमा ही ले, गारंटी है। ये तो कॉमर्शियल पढ़ाई जिंदगी का हिस्सा है, पैदा लिए तो पढ़ना है। क्या हुआ शिवम? चल देख यहाँ, चल सॉरी भैया, अगली बार से ध्यान रखें, कुछ पूछना उछना वो हमारी बच्चे जाइए नहीं, कौन सी पूछिए, ध्यान सुन यहाँ रहे। क्या सवाल है इसमें? अब 60 रिपॉर्ट निकालना है ना, देखिए नहीं निकालना कि नहीं? सुनिए पहले, मान लिया जाए कोई एक क्लोज सरफेस होगा ऐसा, इसमें से इस प्रकार से यहाँ से कटिंग किया गया है ताकि यहाँ का एंगल कितना है 60। तो बताना है कि ये जो सरफेस यहाँ पर है, ये तो एक चाप की तरह दिख रहा है भाई, इन चाप की तरह होंगे तो नहीं है, ये क्या होगा? एक सरफेस की तरह होगा ना, ये एक सरफेस की तरह होगा। थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए इसे थोड़ा सा कर दिया गया, असमय है कि नहीं? हाँ, इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, नहीं तो फिर वो नहीं अच्छा लगेगा। तो वास्तव में ई सर्किल का मेन मैंने पार्ट है, बाहरी सरफेस ही है ना, मेन सरफेस बाहरी वाला ई सरफेस है, सही कि नहीं? तो ये बताना है कि इसमें से कितना फ्लक्स पास करेगा अगर यहाँ पर चार्ज का, तो फिर वही निकाल लेंगे। पहले तो कौन निकालेंगे ना, ओमेगा बराबर बोली अल्फा बराबर 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस बराबर पाई, पाई ने पाई अष्टे, हाँ कि पाई अष्टे रेडियन आया। ऐसा मत समझना कि यहाँ पर हम ऐसे पूरा घूम जाएंगे यहाँ से यहाँ तक, तो आएगा बीच में पाई, वो आएगा पाई रेडियन, वो पाई क्या आएगा रेडियन। अभी जो आया पाई रेडियन, तो हमें पता है कि 4 पाई में क्यू बटे एप्सिलॉन, 4 पाई में तो 1 में क्यू बटा 2 पाई में क्यू बटा, सही है? एक फ्लक्स का मान लिखा गया। आगे लिखा हुआ है कि फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस अगर ये इंफिनिटली हो, इंफिनिटी का चिन्ह दिया हुआ है। एक सिलेंडर के बारे में जिक्र किया हुआ है, अंदर में चार्ज यहाँ प्लस क्यू बताया गया है, ई जा रहा है प्लस इन्फी, तक अभी जा रहा है इन्फी, पूरा इन्फिनाइट ठीक से कर दीजिएगा अगर नहीं दिख रहा होगा तो। आई रेडियस कितना बताया गया आर। बताओ इस पूरे सिलेंडर के क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा? क्यू बाई एप्सिलॉन। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इन्फिनाइट तक है, जो भी लाइन ऑफ फोर्स गुजरेंगे कहीं ना कहीं यहाँ सरफेस से टच करेंगे ही निकलेंगे। एक सिंगल लाइन है जो सिर्फ कभी सरफेस को टच नहीं, सब के सब टच करेंगे। तो बताते क्यू बाई कितना होगा एप्सिलॉन। अब एक फिक्स लंबाई के सिलेंडर का चर्चा किया गया, जिसकी लंबाई कितना है L। एक सिलेंडर, इसका लंबाई और रेडियस, इसके सिलेंडर पर चार्ज कितना है प्लस क्यू। तो बताना है कि फ्लक्स का मान कितना होगा इस सिलेंडर के सरफेस के थ्रू। इस सिलेंडर के अगर ये पूरा चारों तरफ से पैक होता तो फ्लक्स बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन, इसमें से थोड़ा घटेगा, एक यहाँ वाला फ्लक्स और एक यहाँ वाला फ्लक्स, क्योंकि यहाँ सरफेस नहीं,
सरफेस तो खाली किनारा में है ना। तो पहले पूरा का निकाल लिए क्यू बटे एप्सिलॉन, इसमें से इसका क्या करेंगे, मैंने एक के देने के निकाल के दो बार घटा लें, मैंने 2 गुना कर लेंगे इधर वाला फ्लक्स। तो ये कौन का मान कितना मान लो, तो फ्लक्स बराबर होगा Q बटा एप्सिलॉन नॉट 4 पाई गुने ओमेगा। अरे बोल, और ओमेगा बराबर 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे ये दूरी है L बाई, तो आधार कितना हुआ L बाई, कर्ण हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L बाई 2 का होल स्क्वायर का सही कि नहीं। अब क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट पूरा मान क्या होगा, घटेगा, हमारा इसी लिखा होगा 2 दूनी 4 मोटा मोटी काट दे सकते हैं और क्या, सही ना। 2 गुने क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट बटा 4 पाई गुना 2 पाई इंटू 1 माइनस, थोड़ा सा अच्छा से ढंग से नहीं लिखा, नहीं लिखा हुआ ये भागेगा, ठीक कीजिएगा उसको, 1 माइनस L बाई 2 पर लिखा होगा, गलत है नहीं, 1 अलग होगा माइनस अलग होगा और कॉस अल्फा का वैल्यू अलग लिखाएगा, आधार बटे कर्ण L बाई 2 बटा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L बाई 2 का, और उसको L बाई 2 अच्छा से करना 1 बाई 2 जैसा लगेगा। हो गया, चलिए अब लास्ट टॉपिक है हम लोग का एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, कि गॉस लॉ से क्या क्या फायदा होगा। अभी तक हम लोग क्या निकालने के सीख रहे हैं, फ्लक्स, वो भी किसका, बोले क्लोज सर्फेस, किसका निकाल रहे हैं, अभी हम लोग फ्लक्स निकाल रहे हैं किस जैसा, मतलब लॉ से, गॉस लॉ, अभी हम लोग फ्लक्स निकाल रहे हैं गॉस लॉ से। E डॉट डी ए वाला फार्मूला से नहीं, E डॉट डी ए वाला फार्मूला को डिराइव करते 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 हम एक नया फार्मूला ला दिए थे क्यू बटे एप्सिलॉन, किस सरफेस का, अब हम लोग गॉस लॉ के मदद से फ्लक्स निकाल लेंगे और फिर फ्लक्स के मदद से इंटेंसिटी निकालेंगे, सही गिले। वास्तव में हम लोग इंटेंसिटी वाला फार्मूला लगा करके धीरे धीरे लॉ बनाए थे गॉस लॉ, लेकिन अब थोड़ा उल्टा चलेंगे, अब गॉस लॉ फार्मूला पहले लगाएंगे और उसके बराबर क्या लगाएंगे, ई डॉट डी ए, फ्लक्स हमें पहले से पता चल जाएगा गॉस लॉ के माध्यम से, और निकालने का प्रयास करेंगे इंटेंसिटी, और जब इंटेंसिटी निकल जाएगा तब चाहे तो निकाल सकते हैं पोटेंशियल, V बराबर माइनस ई डॉट डी आर, V बराबर माइनस, फिर से वहीं पर आ रहा है, हमें निकालना है इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल, सही गए, इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल निकालने के लिए कहा जाएगा। पोटेंशियल कभी भी किसी एक बिंदु का निकाला नहीं जाता, अगर किसी एक बिंदु का पोटेंशियल हम निकालने का प्रयास करते हैं तो यह मान लेते हैं कि किस स्थान पर पोटेंशियल का मान 0 रहा होगा, सही है, किसी एक बिंदु पर पोटेंशियल कभी निकाला नहीं जाता, हमें हमेशा क्या निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, dV बराबर माइनस ई डॉट डी आर, dV निकाला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन उसी में से किसी एक पॉइंट अगर पता हो तो फिर दूसरे पॉइंट का निकालना भी संभव हो सकता है। फिर गॉस लॉ का मदद करके हम लोग अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान निकालेंगे, वही लिखा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, कि गॉस लॉ का क्या क्या एप्लीकेशन, इससे क्या क्या फायदे हैं देखिए। तो गॉस लॉ पहले लिख दिया गया है कि फ्लक्स ओवर ए क्लोज गॉसियन सरफेस, लिखा गया है ना, ई नेट डॉट डी ए बराबर चार्ज इनक्लोज बटा एप्सिलॉन नॉट, यहाँ है इंटेंसिटी ड्यू टू ऑल द चार्जेस इनसाइड ऑफ, बात का ध्यान। पहला कह रहा है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, आप बताइए कि एक पॉइंट चार्ज के चलते r दूरी पर इंटेंसिटी का क्या मान होगा, आप बताइए। पहला है एप्लीकेशन गॉस लॉ की मदद से पूछ रहा है कि आप बताइए कि एक पॉइंट चार्ज के चलते r दूरी पर इंटेंसिटी का क्या मान होगा। कूलॉम्स लॉ से निकालेंगे तो निकल नहीं जाएगा कि Q बाई R स्क्वायर, हमें निकालना किस लॉ से, गॉस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर क्लोज सरफेस, ओपन के लिए कभी वैलिड नहीं है। तो सबसे पहले इस बिंदु से होकर गुजरता हुआ एक सरफेस ले लेते हैं,
क्योंकि जब तक सरफेस क्लोज नहीं रहेगा नहीं तब तक गॉस लॉ लगा पाना संभव नहीं। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या ले लिए, क्लोज सरफेस, क्लोज गॉस लॉ को लगाने के लिए, क्योंकि बिना क्लोज का गॉस लॉ लगने वाला है नहीं। अब क्या निकालेंगे, फ्लक्स, तो लिखेंगे इंटेंसिटी नेट डॉट डी ए का इंटीग्रेशन बराबर अंदर का चार्ज बटा एप्सिलॉन नॉट, अंदर का चार्ज बटे एप्सिलॉन। हाँ, ई है इंटेंसिटी फ्लक्स किसका, पूरे क्लोज सरफेस का, जो कैसा दिख रहा है, स्फीयर की सर्किल की तरह सरफेस है ना ये। हाँ, तो इंटेंसिटी का डायरेक्शन कहाँ होगा, हमेशा बाहर ना, और एरिया का भी डायरेक्शन कहाँ होगा, हमेशा बाहर होगा। किसी भी जगह पर आप देखें तो इंटेंसिटी का डायरेक्शन कहाँ जाएगा, और एरिया का भी डायरेक्शन कहाँ आएगा, cos 0 डिग्री हमेशा बनेगी। इसमें एक ही वैरायटी का सरफेस है, सरफेस के अनंत डायरेक्शन, एरिया के इसमें अनंत डायरेक्शन है, लेकिन हर एक डायरेक्शन अपने आप में इंटेंसिटी के साथ 0 डिग्री है क्या? डायरेक्शन तो खूब दिखाया जा सकता है, डी ए डी ए डी ए डी ए डी ए, लेकिन इंटेंसिटी और एरिया हमेशा कितना पर होगा, 0 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि ई डी ए का इंटीग्रेशन में हम लोग ई का मान पहले पुट कर देते हैं कि क्यू वाई, नहीं ई का मान तो निकालना ही ना, तो ई का मान तो बाहर निकल जाएगा, ई नेट कहाँ निकल जाएगा, बाहर, डॉट डी ए का इंटीग्रेशन बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन, डी ए मतलब एरिया, एरिया किसका, क्लोज सरफेस का, मतलब पूरा का पूरा स्फीयर। चुनने वाला आया था, चलते क्या, तो डी ए का मान होगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई। तो नेट इंटेंसिटी का मान जब निकाला जाएगा तो यहाँ लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बटे एप्सिलॉन, आ गया इंटेंसिटी बराबर, बोल क्यू बटा 4 पाई आर स्क्वायर के क्यू बाई आर के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये हम लोग निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान गॉस लॉ के मदद से, ठीक है। कभी कभी लिखा रहेगा कि गॉस लॉ से लिखे कूलॉम, गॉस लॉ से यही काम करना और यहाँ से निकाल लेना इंटेंसिटी, फिर लिखना इसे कि इस प्लस की चार्ज के चलते यहाँ पर इंटेंसिटी का मान है कि क्यू बाई आर स्क्वायर, इसका मतलब 1 कूलॉम पर लगने वाला बल बराबर के क्यू बाई, तो यहाँ पर कितना चार्ज देना, तो क्यू कूलॉम पर लगने वाला बल बराबर क्यू स्क्वायर बाई क्यू, ये हो गया कूलॉम। तो कौन ला हो गया, के Q1 Q2 बटे। वास्तव में गॉस लॉ से हम लोग क्या लाते हैं, इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी डिफाइन किया गया कि इंटेंसिटी का मतलब होता है 1 कूलॉम पर लगने वाला बल, तो क्यू कूलॉम पर लगने वाला बल बराबर क्यू वी, जब क्यू वी निकल के आएगा तो आएगा के Q1 Q2 बटे, हो गया कूलॉम। क्लियर। यहाँ पर हमने क्या निकाला, इंटेंसिटी। हम चाहें तो आपको पोटेंशियल निकाल के दिखा सकते, ध्यान से सुनिए, उसने नहीं निकाला हुआ है, हम निकाल के दिखा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो इंटेंसिटी का मान आ गया के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर हम मान लें कि यहाँ से दूरी, ध्यान सुनिएगा, बहुत सारा चीज निकाल के दिखा सकते हैं हम लोग। मान लें कि यहाँ से दूरी R1 कितना है, और यहाँ पर दूरी कितना है R2, यहाँ से यहाँ का दूरी और यहाँ से यहाँ का दूरी R2, तो इंटेंसिटी का डायरेक्शन है R1 से R2। हम लिख सकते हैं कि dV बराबर माइनस ई डॉट डी आर, dV बराबर माइनस ई डॉट डी आर, सही है ना। हम चल रहे हैं R1 से बढ़ रहे हैं किधर की ओर, इसका मतलब पोटेंशियल V1 से बढ़ने जा रहे हैं V2 की, और यहाँ बढ़ने जा रहे हैं R1 से। क्या इंटेंसिटी और R दोनों सेम डायरेक्शन में है,
सही कि नहीं? हम चल रहे हैं R1 से, इंटेंसिटी भी जा रहा है उसी डायरेक्शन में ना, तो cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री, तो dv का इंटीग्रेशन v1 से लेके v2 तक बराबर माइनस e dr cos 0 डिग्री का इंटीग्रेशन R1 से लेकर के i का मान के क्यू बाई आर, e का मान के क्यू बाई dv का इंटीग्रेशन v एक बार v2 और एक बार v2 माइनस v1 बराबर माइनस के क्यू को बाहर ले आते हैं, ठीक। अब माइनस 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/r, माइनस 1/r का इंटीग्रेशन 1/r1 से लेकर के, तो v2 माइनस बराबर के क्यू बटा माइनस के क्यू बाई, यहाँ से पता चलता हो कि जनरल फॉर्मूला होना चाहिए के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, सही कि नहीं? या तो यह समझो कि हमने मान लिया कि यदि R2 क्या हो जाए तो क्या V2 0 हो जाएगा? अरे बोल, अनंत में पोटेंशियल का मान कितना होगा? तो अगर इसको इन्फिनाइट करो तिबला मान होती हो 0, आई वाला भी तो माइनस माइनस v1 बराबर के क्यू बाई आर, R1 दूरी पर पोटेंशियल के क्यू बाई R1, तो R2 दूरी पर के क्यू बाई R2, तो R दूरी पर के क्यू बाई R, सही है? यहाँ से निकाल सकते हैं इंटेंसिटी भी और पोटेंशियल। अगला क्या है? अगला है इन्फिनिटली लॉन्ग वायर। निकल बेबी आई 12th क्लास में पूछता है कि गॉस लॉ की मदद से प्रूफ कीजिए कि इन्फिनिटली लॉन्ग वायर के चलते इंटेंसिटी का मान होगा 2k लैम्डा बाई टी। एक बार और प्रूफ करवाए थे ना, एक बार और प्रूफ करवाया गया था इसके बारे में। देखो यहाँ पर ये थे थीटा 2 थीटा 1 नहीं, इधर एक आंसर आता था, एक इधर आता था ना, के लैम्डा बटे डी साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1, के लैम्डा बटे डी cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, थीटा और पुट कर दो 90 डिग्री, तो अनंत लंबाई के वाई का फॉर्मूला आ जाता था 2k लैम्डा बाई डी, 2k लैम्डा बाई। लेकिन बताया कि फॉर्मूला याद करना चाहिए, प्रूफ याद करना बाद में चल के पढ़ाएंगे दोबारा, प्रूफ तब याद करना, ये वाला प्रूफ आता है। कल कभी लिखने के लिए आया कि गॉस लॉ का स्टेटमेंट लिखिए और गॉस लॉ की मदद से साबित भी कीजिए कि किसी इन्फिनिटली वायर के चलते सिटी का मान क्या होता है। ये दोनों सवाल एक साथ तो हम निकालने जा रहे हैं इन्फिनिटली लॉन्ग वायर के चलते इंटेंसिटी गॉस लॉ की मदद से। ये लिखेगा कि तो लिख लो, तो पॉज कर रही है। चलो हम लोग निकालेंगे अगला क्या, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर का। सुनो पहले एक बात, अब तुम बोलेगा कि इन्फिनिटली लॉन्ग वायर की काहे निकाल रही भाई, छोटा वायर की काहे नहीं निकालेगा जो पहले निकलवाया था के लैम्डा बटे डी साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 और के लैम्डा बटे डी cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। उबला वायर को तो निकाला जा सका है ना, लेकिन नहीं। मैं एक बात ध्यान रखिएगा, पर पूछे कि गॉस लॉ क्या हमेशा वैलिड है, तो हम लोग बोले कि हाँ गॉस लॉ हमेशा वैलिड है। लेकिन कोई पूछे कि गॉस लॉ से क्या हम अगला क्वेश्चन का आंसर ला सकते हैं, जो एक वायर का टुकड़ा के चलते आप इंटेंसिटी का मान निकाले थे के लैम्डा बटे डी साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा और के लैम्डा बटे डी cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। इसका आंसर कभी आप गॉस लॉ से ला, लेकिन वैलिड हमेशा है। सवाल अगर आए कि वैलिड है तो बोले कि वैलिड हमेशा है, लेकिन गॉस लॉ की मदद से केवल उन्हीं सवालों को सॉल्व किया जा सकता है जो हाईली सिमेट्रिकल है। जो क्या है? हाईली सिमेट्रिकल प्रॉब्लम है, देखने में लगे सब सिमेट्री के जैसा लग रहा है कि नहीं? वैसे ही सवालों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं गॉस लॉ की मदद से। हर एक सवाल को सॉल्व नहीं किया जा सकता, जिन जिन सवालों को सॉल्व किया जा सकता है सभी इसमें सॉल्व कराएंगे। ध्यान सुनिए अगला। तो अगला हमारे पास एक इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है कि नहीं? इस पर चार्ज है लैम्डा कूलॉम पर मीटर, लैम्डा कूलॉम पर मीटर, और इसके चलते डी दूरी पर, कितना दूरी पर हमें निकालना है इंटेंसिटी। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, एक क्लोज सरफेस लिया जाएगा। अब चूंकि वायर है तो इसी के जैसा सरफेस भी लिया जाएगा, तो हम लोग सरफेस कैसा लेंगे, सिलिंड्रिकल।
कैसा सरफेस? सिलिंड्रिकल सरफेस हम लोग कंसीडर करेंगे। मान लिया सरफेस की लंबाई कितना है और त्रिज्या d, त्रिज्या d है। पॉइंट आना चाहिए सरफेस पर, आ गया। अब देखिए यहाँ पर लगाना है वो क्या, गॉस लॉ। तो गॉस लॉ लगा रहे हैं कि फ्लक्स ओवर ए क्लोज गॉसियन सरफेस डॉट dA बराबर चार्ज इनक्लोज बटा एप्सिलॉन। यहाँ पर जो फ्लक्स है तीन कारण से आएगा, क्योंकि इसके तीन सरफेस हैं, एक ही सरफेस, दूसरा और एक तीसरा। सही कि नहीं? तो हम लिखने जा रहे हैं, पहला लिखने जा रहे हैं कर्व सरफेस का फ्लक्स लिखेंगे वो, और दूगो कौन सरफेस, प्लेन सरफेस का फ्लक्स। सही कि नहीं? किसी भी बेलन के दो प्लेन सरफेस होते हैं और एक कर्व सरफेस, तीनों मिलकर ना क्लोज होगा। तो कर्व सरफेस का अगर हम फ्लक्स लिखना चाहें तो कर्व सरफेस का अगर इंटेंसिटी इधर है ना, एरिया भी होगा। इस पूरे कर्व की जो क्लोज है, जो कर्व सरफेस इसका एरिया कहाँ होगा, हमेशा इंटेंसिटी भी, इसलिए ई डॉट डीए में 0 डिग्री लगेगा, ई डीए कॉस 0 डिग्री। सही है? इसमें क्लोज नहीं लगेगा क्योंकि सिंगल ही क्लोज कभी हो, तीनों मिलेंगे तब क्लोज कहलाएगा। इसका लिखाएगा 0 इसलिए डायरेक्ट कि उसका एरिया का डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर है, और इंटेंसिटी कभी इधर जाने वाला तो हमेशा ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ। सही कि नहीं? ऐसा होगा। और नीचे का एरिया कहाँ जाएगा, नीचे। ये क्या डिग्री पर है, cos 90 का मान, ये फ्लक्स 0 देगा, ये फ्लक्स 0 दे फिर देगा फ्लक्स। सही कि नहीं? यहाँ लिखाएगा ई डीए का इंटीग्रेशन, और डीए का इंटीग्रेशन बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हो जाएगा डीए का इंटीग्रेशन बराबर बेलन के बक पीठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, 2 पाई आर की जगह डी और एच की जगह एल, आर की जगह और एच की जगह 2 पाई डी एल बराबर अंदर में चार्ज बराबर लेमडा एल, अंदर में चार्ज बराबर, क्योंकि कितना लंबाई अंदर है, एल, एक लंबाई में लेमडा चार्ज, एल लंबाई में एल लेमडा, अब बटे एप्सिलॉन एल से एल, इंटेंसिटी बराबर लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन डी बराबर 2 के लेमडा बाई डी, 2 के लेमडा बाई डी। ये निकाले हम लोग इन्फिनिटली लॉन्ग वायर के चलते इंटेंसिटी। अब निकाल लेते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल निकलवाया हुआ है ना, ये है, देख लीजिए आप, सुन लेना। मान लीजिए कि एक दूरी यहाँ से R1 है और दूसरा दूरी यहाँ से R2 है। हम इन दोनों के बीच में क्या निकालने वाले हैं, चेंज इन पोटेंशियल। क्या निकालेंगे, इंटेंसिटी का डायरेक्शन फिर R1 से किधर जाएगा, तो लिखेंगे हम लोग dv बराबर माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। अगर हम जाएंगे V1 और V2 क्या लिखाएगा, R1 और R2, चूंकि इंटेंसिटी और dr दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन। इस पॉजिटिव चार्ज रॉड के चलते इलेक्ट्रिक लाइन से कहाँ जाएंगे, बाहर, और R का डायरेक्शन हम लोग कहाँ मान रहे हैं, R1 से, मतलब बाहर। तो यहाँ पर cos 0 dv का इंटीग्रेशन V2 माइनस बराबर माइनस इंटेंसिटी का मान बोलिए यहाँ से 2k लैम्डा बाई आर, 2k लैम्डा बाई आर की डी लिखेंगे। आर दूरी मान रहे हैं ना, R1 और R2 मान रहे हैं, तो R1 R2 के बीच में कोई दूरी आ रहा होगा, R1 इनिशियल है, R2 बीच में कोई क्या रहा होगा, R डिस्टेंस भी रहा होगा। तो 2k लैम्डा बाई आर, और फिर R पर कौन एलिमेंट, डी आर। सही कि नहीं? तो आएगा 2k लैम्डा बाई आर डी आर cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का इंटीग्रेशन R1 से दिया गया V2 माइनस V1 बराबर 2k लैम्डा बाहर, 2k लैम्डा 1 बटा R का लॉग R, 1 बटे R का इंटीग्रेशन लॉग बेस E, R1 से लेकर के R2 तक। सही ना? तो बोल V2 बराबर V2 माइनस V1, V2 माइनस बराबर कितना आएगा, माइनस 2k लैम्डा और लॉग बेस E R2 बाई, सही कि नहीं,
तो बोलिए अब V1 माइनस V2 हो जाएगा ना। V1 माइनस बराबर 2 लैम्डा लॉग बेस E R2 बटा, मतलब V1 बड़ा है और V2 क्लियर है। पोटेंशियल अधिक में ज्यादा होगा ना। V1 का मान क्या आएगा, ज्यादा है, V2 का मान, तो दो बिंदु के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। V1 माइनस V2 बराबर 2 के लैम्डा लॉग बेस E R2 बटा, लिखना है तो लिख लो।